आज सदन में एक ऐसे संकल्प पर चर्चा हो रही है जिसको रेलवे की अभिसमय समिति ने अपनी सिफारिशों के साथ दिया है। निश्चित तौर पर अभी जो रेल मंत्री जी कह रहे थे कि रेलवे को जो लाभांश देने का वित्त मंत्रालय को तय हुआ है, इसकी क्या ज़रूरत है, चूँकि रेलवे एक ऐसा विभाग है जो सचमुच लोक महत्व का काम कर रहा है और देश को एक सूत्र में जोड़ने का भी काम कर रहा है। कई ऐसे क्षेत्र हैं रेलवे के जिनमें रेलवे को कोई आमदनी नहीं होती, बल्कि रेलवे का बहुत बड़ी धनराशि खर्च भी होती है। सचमुच रेलवे के अंदर जितनी भी परियोजनाएं हैं, आज अगर उनको पूरी तरह से देखा जाए तो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में रेलवे को तो लाभांश देने के बजाय बल्कि रेलवे को और वित्तीय सपोर्ट की ज़रूरत है। 1 रुपये कमाने के लिए रेलवे को 97 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये स्थिति रेलवे की। सामान्य राजस्व और अन्य आनुषंगिक मामलों पर रेल उपक्रम द्वारा देय लाभांश, जिसे संसद की दोनों सभाओं में 22 दिसंबर 2015 को प्रस्तुत किया गया था, उसकी समीक्षा के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति 2014 के पहले प्रतिवेदन में, जिसके पैरा 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी संकल्प पर जो अपनी सिफारिश की है, सचमुच सभी में उन्होंने भी इस बात को पाया है कि रेलवे को और अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि देश में रेलवे को सदैव परिवहन का मात्र साधन माना गया है। हम रेलवे को देश के विकास में रेल को रीढ़ की हड्डी के रूप में देखना चाहते हैं और वाकई में रेलवे के विकास से देश का विकास बढ़ेगा। और इसी वजह से हमारे रेल मंत्री जी ने भी, सुरेश प्रभु जी जब यहाँ पर रेल मंत्री के रूप में आए, तब उन्होंने एक पूंजी खर्च की एक महत्वाकांक्षी योजना को प्रारंभ किया है, जिसकी लागत लगभग 8.56 लाख करोड़ है, जो 2015 से लेकर के 2020 के मध्य खर्च होगी। और इसमें जो उनको वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ेगी वो लगभग 2.56 लाख करोड़ की है। मुझे खुशी है कि हमारे वित्त मंत्रालय ने इस वर्ष अब तक 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सहायता इस काम के लिए किया भी है। मैं बताना चाहता हूं कि रेल एक ऐसा बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे देश के रेलवे का है। 65,000 किलोमीटर रेल लाइन है देश में, 8,000 से अधिक रेलवे स्टेशन है, 2.5 करोड़ यात्री हर रोज यात्रा कर रहे हैं, लगभग 19,000 यात्री गाड़ियां चल रही हैं, 7,721 मालगाड़ियां हैं, जिनमें 3 मिलियन टन माल रोज ढुलाई होता है, बिलियन टन। 14 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की जो वेतन है, उनके भत्ते हैं, उनकी जो अन्य सुविधाएं हैं, इन सब का बोझ कहीं ना कहीं रेलवे को उठाना पड़ता है। अभी छठा वेतन आयोग का जो बोझ रेलवे को पड़ा था, उससे ही रेलवे उभर नहीं पाई। और अब नया 7वां वेतन आयोग की भी सिफारिशें जो स्वीकार की गई हैं, और उसके चलते भी रेलवे को बहुत लंबे नुकसान की ओर जाना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे ने कई ऐसे क्षेत्रों में, जैसे सामरिक क्षेत्र में, सीमावर्ती इलाकों में, जो रेलवे ने अपना नेटवर्क फैलाया है वो राष्ट्र के हित में फैलाया है। अब सेना के क्षेत्र में जो रेलवे लाइन गई हैं, जहां पर सैन्य सामान पहुंचाया जाता है, वहां से रेलवे को कुछ आमदनी होती नहीं, और उसमें अगर हम कहें कि लाभांश में पैसा दिया जाए तो रेलवे कहां से ला के देगा।
इसलिए ऐसी स्थिति में जैसे यात्रियों की सुविधाओं का मामला है, यात्री किराया बढ़ा नहीं, माल भाड़े में भी वृद्धि नहीं हुई, और ऐसी स्थिति में रेलवे अपने खर्चे को अगर पूरी तरह से उसमें जोड़े तो पूरी तरह से घाटे में है। मैं मानता हूं कि रेल मंत्री जी जो कहते हैं कि ये हमें लाभांश न देना पड़े, ये उनकी बात कहीं ना कहीं ठीक लगती है और इस पर संसद को गंभीरता के साथ विचार करने की ज़रूरत है। मैं 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में सामरिक लाइनों और राष्ट्रीय परियोजनाओं पर जो प्रचालन खर्च आता है उसके अनुपात में पैसा वित्त मंत्रालय से नहीं मिला। वित्त मंत्रालय ने उसके एवज में 652 करोड़, क्रमशः 637 करोड़ और 640 करोड़ रुपए की धनराशि की प्रतिपूर्ति की थी, जिसको समिति ने भी माना है कि ये बहुत कम है और रेलवे को इसमें और भी सहायता की ज़रूरत है। इसी तरह से जो राष्ट्रीय पर जो उन्होंने कॉरिडोर बनाया था वो सामरिक कॉरिडोर था, लेकिन उसको वाणिज्यिक के रूप में, राष्ट्रीय परियोजना के रूप में दे दिया गया। जैसे उधमपुर श्रीनगर बारामूला लाइन, इसमें रेलवे को कुछ भी आमदनी नहीं हो रही, लेकिन ये राष्ट्रीय परियोजना में शामिल होकर के इसको मार्ग को खोल दिया गया। अब आखिरकार रेलवे का उसमें जो पैसा लगा है, रेलवे को जो आमदनी होनी चाहिए वो कहीं उनको हो नहीं पा रही। ऐसी स्थिति में जो हानि रेलवे उठा रहा है, तो समिति ने इस बात को गंभीरता के साथ कहा है कि इसमें रेलवे को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। इसी तरह से जो सामाजिक बाध्यताएं हैं जिसका जिक्र अभी रेल मंत्री जी कर रहे थे, लगभग 30,000 करोड़ रुपए की राशि को रेलवे को देना पड़ता है और प्रचालन में भी लगभग 90% का जो खर्च है उसको देखने के बाद लगता है कि रेलवे को सचमुच और सहायता मिले, और समिति ने भी इस बात को माना है। एक जिस तरह से सार्वजनिक सेवाओं में ज़्यादा परिणात्मक और गुणात्मक सटीकता लाने के लिए जिस तरह से अंतर मंत्रालयीन समिति बनती हैं, उसी तरह से एक स्वतंत्र निकाय रेलवे को भी बनाने की जरूरत है, जो समय समय पर इस तरह के जो खर्च हैं और जिसमें उनको और सहायता की जरूरत है उसका सही मूल्यांकन करके और प्रस्तुत करे। इसकी भी एक ज़रूरत मैं मानता हूँ कि होनी चाहिए। वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के जरिए रेलवे को राज्य विशिष्ट परियोजनाओं हेतु वित्त पोषण के संभावित स्रोत के रूप में राज्यों से अपेक्षा करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल रेलवे ने भी माना है कि राज्यों के सामने हम लोगों ने प्रस्ताव किया है और कई राज्यों ने उसमें सहयोग भी देने की बात की है, लेकिन उसका जो अंशदान है वो रेलवे को अपने धनराशि से देना पड़ेगा। उसकी भी व्यवस्था रेलवे के पास पर्याप्त नहीं है। और हालांकि ये बात सही है कि जो केंद्र सरकार के करों का जो राज्यों को हिस्सा मिलता था वो पहले 32% था, अब उसे बढ़ा करके 42% कर दिया गया है। तो इसमें निश्चित तौर पर राज्यों की आय बढ़ी है और राज्यों को ऐसी परियोजनाओं के लिए जो राज्य के हित में है, लोक हित में है, उनमें उनको हिस्सेदारी करना चाहिए। इस दिशा में भी समिति ने अपनी सिफारिश किया है कि इस पर निश्चित तौर पर विचार होना चाहिए। रेलवे की समग्र वित्तीय स्थिति तथा आधुनिकीकरण एवं सुरक्षा संबंधी कार्य सहित रेलवे के आधारभूत ढांचे को तत्काल विकसित करने की जरूरत है और वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश की जो दर 5% तथा 2015-16 हेतु 7वें वेतन आयोग के आसन्न प्रभाव को देखते हुए सामान्य राजस्व से रेलवे में निवेश की गई समूची पूंजी पर लाभांश दर 4% निर्धारित की जानी चाहिए, ऐसा समिति का मानना है। मैं मानता हूं कि इस पे सदन की पूरी सहमति होनी चाहिए। निवेश का वर्ष कुछ भी हो, इसमें यह राशि भी शामिल होनी चाहिए, जिससे राज्य सरकारें रेलवे की सुरक्षा पर योगदान दे सकें। आंतरिक संसाधन सृजित करने के लिए प्रणाली की क्षमता में अनुरूप मूल रूप आरक्षित निधि DRF
में योगदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ऐसा समिति ने माना है और मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत है। पेंशन भोगियों की संख्या महंगाई भत्ते की राहत दर इत्यादि में वृद्धि के विशेष संदर्भ में रेलवे द्वारा अनुमानों में दी गई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पेंशन निधि में योगदान दिया जाए। अब बहुत बड़ी मात्रा में रेलवे को कर्मचारियों को पेंशन भुगतान करना पड़ता है, लेकिन उसके अनुपात में उसके पास आमदनी नहीं है। आखिरकार वित्त मंत्रालय की ये जिम्मेवारी बनती है कि जिस तरह से अन्य विभागों के कर्मचारियों के देय का भुगतान वित्त मंत्रालय करता है, उसी तरह से रेलवे के भी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त धनराशि इसके लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि पूंजीगत निधि को रेलवे के आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु किया जाए। वर्ष 2014-15 में पूंजीगत निधि के लिए बजट विनियोजन 5,662.74 करोड़ रुपए था। वर्ष 2014-15 हेतु संशोधित अनुमान में उक्त को संशोधित अनुमान स्तर बढ़ाकर 5,919.3 करोड़ रुपए कर दिया गया। वर्ष 2015-16 में पूंजीगत निधि का विनियोजन 7,615.71 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें सुझाव है कि योजनागत परिव्यय और समग्र संसाधन उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसको आवंटन होना चाहिए ताकि रेलवे अपने अन्य कार्य को विधिवत सुचारू रूप से चला सके। रेलवे संरक्षा निधि, अभी मुनियप्पा साहब भी कह रहे थे कि लगभग 10,000 से अधिक ऐसे रेलवे फाटक हैं जिन्हें बंद करना जरूरी है। रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं और उसके लिए जो संसाधन की जरूरत है वो संसाधन रेलवे अपने से नहीं जुटा सकता और ऐसी स्थिति में उन्हें उनके ब्रिजेज बनाने के लिए अतिरिक्त धनराशि देनी चाहिए। और ये चूंकि जनता आम आदमी के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें आवश्यकता है कि रेलवे को मदद मिले। मेरा एक सुझाव है कि विभिन्न रेलवे आरक्षित निधियों, विकास निधि के अतिरिक्त में शेष पर जो ब्याज की दर नहीं हो दी जाती कि सामान आरक्षित पर रेलवे द्वारा दे लाभांश की दर होती है, विकास निधि में शेष पर ब्याज की दर विकास कार्य हेतु सामान्य राजस्व ऋण पर ब्याज की दर के समान होनी चाहिए और रेलवे संरक्षा निधि में शेष राशियों को ब्याज रहित किया जाना चाहिए। चूंकि इस निधि को सामान्य राजस्व से अंशदान द्वारा बनाया गया है, इसे भी स्वीकार किया है इस समिति ने और मेरी भी मांग है। इसके अलावा रेलवे ने जिस तेज गति से वर्तमान में विकास किया है इन पिछले 2 सालों में, मैं समझता हूं कि इतना विकास पहले नहीं हुआ। जो विजन आज रेलवे का है, आज जगह जगह पर देखने को मिल रहा है कि रेलवे में कुछ न कुछ सुधार के काम चल रहे हैं। अभी मुनियप्पा साहब कह रहे थे कि बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है, लेकिन ये बात सही है कि बुलेट ट्रेन इसलिए जरूरी है कि क्या भारत दुनिया के मुकाबले में खड़ा नहीं होना चाहता? क्या इस देश में रहने वाले यात्रियों को इस तरह की सुविधाओं की जरूरत नहीं है? यूपीए की सरकार में इस तरह का सोच तो नहीं बन पाया, लेकिन हमारी अगर एनडीए सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह का अगर सपना देखा है तो सपने को पूरा होना चाहिए। निश्चित तौर पर अभी हम लोग हमेशा इस सदन में चर्चा करते थे कि राष्ट्रीय राजमार्ग से जो रेलवे गुजरती है वहां पर ब्रिज नहीं है और इसके लिए रेलवे हमेशा कहता था कि हमारे पास पैसे की कमी है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने सेतु भारतम के नाम से देश के सभी उन राष्ट्रीय राजमार्गों में जहां पर ब्रिज बनाना जरूरी था रेलवे को, जितना उन्होंने कहा उसमें से पूरी धनराशि 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उन्होंने सैंक्शन की है और इससे एक बहुत बड़ी जरूरत रेलवे की पूरी हुई। आज रेलवे के स्टेशनों में पहले से बेहतर सुविधा बढ़ी है, यात्रियों की भी सुविधा बढ़ी है, साफ सफाई की व्यवस्था पहले से बेहतर मजबूत हुई। जो आज रेलवे की जो व्यवस्था थी खान पान की, उसमें बेहतर सुधार हुआ। इसलिए मैं मानता हूं कि रेलवे को और वित्तीय सहायता की जरूरत है। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं
उन सारे प्रोजेक्टों में जितनी धनराशि खर्च हो रही है, मैं समझता हूं कि वो देश के विकास में बहुत लाभकारी होगी और वित्त मंत्रालय को बजाय लाभांश लेने के बजाय बल्कि और वित्तीय सपोर्ट रेलवे को दे, ऐसा मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से भी मांग करता हूं और जो संकल्प आया उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। बहुत बहुत